हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल बूस्ट ऑफ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे लोग, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे लोग। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग टॉपिक जो देखेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों को कोई पोटेंशियल में दिक्कत है? अब कल के टॉपिक में कोई पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, चलो। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट किस यूनिट में मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। ये सब बेसिक चीज़ है, सबको दिमाग में रखना है। चार्ज किस चीज़ में होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का यूनिट एम्पियर और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? पोटेंशियल समझ में आ गया था। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहाँ से, वो पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हैं लोग, वीडियो क्या करिए शुरू किया जाए। तुम लोग कोई दिक्कत होगा बोलना बीच में। पोटेंशियल, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, रखो, देख लिया जाएगा। हाँ चलो ठीक है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए। ठीक है, लिखे हम पहले लिख दिए कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कल भी बताए थे कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग जो डिफिनीशन में यूज करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डिफिनीशन में हम लोग यही यूज करते हैं कि एक यूनिट का जिस पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को क्या करने में, ले जाने में। कौन से चार्ज पार्टिकल को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ले जाने में जो क्या होगा, वर्क डन होगा, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैथमेटिकली वही V इक्वल टू W/Q होगा। जैसे मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिक्कत होगा पूछ लेना लोग। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है A, यहाँ पॉइंट है B। अब एक चीज बताओ, मान लो यहाँ चार्ज पार्टिकल है +Q। ठीक है, ध्यान से यहाँ से देखो, +Q चार्ज पार्टिकल है। अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो वर्क डन लगेगा कि नहीं? किसी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरी जगह ले जाने पे वर्क डन होता है। तो वैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को ए से कहाँ ले जाते हैं हम? कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कल बताए थे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको, मतलब जैसे मैग्नेट का रेंज होता है, मैग्नेटिक रेंज, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई रेंज होता है चार्ज का। चार्ज का वो स्पेस जहाँ चार्ज के इन्फ्लुएंस को क्या किया जा सके, ऑब्जॉर्व किया जा सके, देखा जा सके, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक ए और एक बी है। दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा या अलग होगा? अलग होगा। अगर आप लोग को भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या और भी जो स्टार्टिंग देखना है तो आप लोग जाके फर्स्ट पार्ट देखिए वीडियो का, उसको हम लिंक में दे देंगे। आई बटन पे भी उसका आप लोग को मिल जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, आप लोग जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। आप लोग से तो मैं यही कहूँगा कि पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो और क्लियरली सारा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट से इस चार्ज को हम कहाँ ले जा रहे हैं? ए से कहाँ ले जा रहे हैं? बी पे ले गए। कहाँ ले गए? अब ले गए, किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो वर्क डन तो होगा। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन लगता है, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकलेगा तो कम से कम दो पॉइंट के बीच का निकलेगा ना। समझ में आया कि नहीं? तो मैथमेटिकली अगर हम यहाँ का बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का क्या होगा, भी पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का क्या होगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ ले जाने में, ए टू बी जाने में जो वर्क डन लगेगा डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू क्या है? चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है +Q। ठीक है, मैथमेटिकली तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का ये हो गया। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ही अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं कि इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन लगेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन लगेगा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वही उस दो पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है?
मैथमेटिकली इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, W/Q। यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। कोई पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो हमको उम्मीद है कि तुम लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, EF को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे इलेक्ट्रिक, मतलब ये पूरा स्पेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर क्योंकि ये जो भी चीज देखा जाएगा वो किस में देखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर। हो गया? चलो अगला टॉपिक देखा जाए हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस तक हम लोग देख लिए लोग। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हाँ, कुछ पॉइंट दिया है क्या, देख लो एक सेकेंड, यहाँ बता दे रहे हैं, बुक में दिया है। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, मतलब इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे भी वर्क डन तुम्हारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या, कि जो भी हम लोग सर्किट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उस डिवाइस को क्या बोलते हैं लोग, वोल्ट मीटर। एमीटर बोलते हैं करंट मेजर करने के लिए, करंट के अमाउंट को, और उस दो एक सर्किट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए मेजर करते हैं वोल्ट मीटर को, ठीक है। ये सारा चीज याद रखना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, अभी हम समझाएंगे तुम लोग को, कि वोल्ट मीटर जो होगा वो हमेशा सर्किट में कैसे लगाया जाता है, पैरेलल। कैसे लगाया जाता है, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको किसी डायरेक्शन की जरूरत, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड से मतलब हो, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हो, स्केलर कहलाता है। और जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मतलब हो, जब भी डिफाइन होगा तो डायरेक्शन इंक्लूड रहेगा, वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ एक चीज लिखवाए हैं क्या, कि जो वोल्ट मीटर है वो सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलल। तो कैसे, एग्जाम्पल से देखो, मान लो ये हम कल ही बताए थे कि ये वायर है, ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ बल्ब लग गया। अब हमको पता करना है कि ये सर्किट में कितना वोल्टेज, मतलब इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, कि यहाँ इस तरह से ये मान लो कि कोई ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये वोल्ट मीटर। तो ये जो इस तरह से हम लगाएंगे, ये जो मतलब सेटअप हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलली। क्या कहेंगे लोग, पैरेलली। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आगे हम लोग जब रेसिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें रेसिस्टेंस दो तरह से लगाया जाता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, अगर देखो एक एग्जांपल नॉर्मली समझा देते हैं, कि मान लो अगर हम वोल्ट मीटर को, ये बल्ब है, ठीक है, और यहीं तुम्हारा वोल्ट मीटर लग जाता, क्या लग जाता, तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता, दोनों डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज। क्या कहलाता, लेकिन अगर इस तरह से हम लगाए कि हाँ दोनों का इंड पॉइंट एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ क्या था कि बल्ब का इंड पॉइंट और वोल्ट मीटर दोनों का इंड पॉइंट आपस में डायरेक्ट क्या है, मिला हुआ, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, सीरीज। और इस टाइप का कॉम्बिनेशन कि दोनों का इंड पॉइंट क्या है, कॉमन है, मतलब यहाँ इसका भी इंड पॉइंट है और यहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया। अभी रेसिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हम लोग देखेंगे लोग कि रेसिस्टेंस को कैसे सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और एमीटर जो होता है, ये समझ में आ गया ना कि किस तरह से पैरेलली के कब कहेंगे हम लोग, इस तरह से जब हम लोग उसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे, तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलली अटैच है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो एमीटर होता है, एमीटर बताया था तुम लोग को, एमीटर का काम क्या है, सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा है, कितना एम्पियर का करंट हो रहा है बताता है। तो वो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। वो कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में, ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन याद रखना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लिए लोग। आप लोग से भी है कि आप लोग भी अगर इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। आप लोग को भी अगर डाउट हो कोई अगर वैसा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसको मैं फिर से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए ले आऊं। हाँ, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला कल हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी बताए थे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिस
रास्ते से होते हुए करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। ठीक है, ओपन और क्लोज बताए थे। ओपन कब होगा, जब ये सर्किट क्या है, मान लो ब्रेक हो गया, ब्रेक है तो ओपन कहला गया, जब पूरी तरह से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा। जब भी लाइट या बल्ब कब जलेगा, जब सर्किट क्या रहेगा, ओपन रहेगा, तो वहाँ करंट पास ही नहीं हो पाएगा। जब करंट नहीं पास हो पाएगा तो फिर तुम्हारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सिंबल भी बता देते हैं। ऐसा नॉर्मली कुछ का बल्ब का जैसे ये हो गया, तुम्हारा सेल जो होता है, एक बड़ा लाइन, हाँ एक बड़ा होता है और एक ये एक सिंगल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल को। ये बड़ा वाला किस, कौन सा टर्मिनल को, पॉजिटिव, और छोटा वाला एक से ज़्यादा सेल है, मतलब बैटरी। तो बैटरी में क्या होगा, एक बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा से कौन सा जुड़ा रहेगा, फिर बड़ा, उसके बाद छोटा। इस तरह से एक, यहाँ कितना सेल है, 2 सेल हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हम लोग याद, तुम लोग को ध्यान में होगा कि निगेटिव से फिर किसको जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल वाले को ऐड करते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये बैटरी हो गया। और भी बहुत सारे चीज़ का होता है, बल्ब का ये इस तरह से हो गया, ऐसे गया, स्विच का क्लोज स्विच, ओपन स्विच। वोल्ट मीटर का तुमको बताइए कि ये हो गया इस तरह से, ऐसे ले गया, बीच में भी हमेशा कैसे सर्किट में लगा रहेगा, एमीटर का ए लिख देंगे बीच में, जैसे ये हो गया तो एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो ध्यान में है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली होता है। इसमें अगर मान लीजिए कोई ई बनाया गया, इसमें अगर बोलो, रेसिस्टर जो जोड़ना होगा, हाँ, तो उसका जैसे मान चलिए उसका सिंबल तुम्हारा ये होता है, जिगजैग टाइप का। तो उसको मतलब इधर साइड में कनेक्ट किया जाए, हाँ, एक इधर साइड में जो लाइन यहाँ, और एक इधर साइड में, हाँ, तो वो सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये वाला तुम्हारा तो सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्ट जाके बॉल भी तो एक तरह का रेसिस्टेंस ही की तरह काम करेगा ना। तो ये भी एक रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ तुम एक रेसिस्टेंस लगाए, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगाए, सब आपस में सीरीज की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। आगे हम लोग रेसिस्टेंस में पढ़ेंगे लोग, क्योंकि सब डायरेक्टली जुड़ा रहेगा ना। यहाँ देखो दोनों का एंड पॉइंट क्या है, सेम है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। अंतर समझ में आया ना सीरीज के। और यहाँ अगर तुम अगर कोई रेसिस्टेंस लगाते हो तो उससे ये क्या होगा, बॉल भी एक तरह का रेसिस्टेंस की तरह क्या करता है, काम करता है। बॉल भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। फिर डायरेक्ट एक का एंड पॉइंट दूसरे के एंड पॉइंट से डायरेक्टली क्या है, तो वो सीरीज होगा। और अगर दो का एंड पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे हम कह सकते हैं ना कि यहाँ आके ये इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट क्या है, यहाँ कॉमन है, कॉमन हो रहा है। यहाँ इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल। जैसे क्वेश्चन में कभी-कभी आता है कि बैटरी के पास एक जोड़ देता है, ऊपर उस वाली लाइन में, साइड वाली लाइन में, तीनों में जोड़ के उसमें बताना था कि पैरेलल है कि सीरीज। नहीं, तो अगर ऐसे जोड़ेगा तो आपस में सीरीज ही होगा ना, क्योंकि दो तीनों तुम्हारा बॉल भी तो एक तरह का रेसिस्टेंस ही ना है, उसके अंदर भी तो रेसिस्टेंस होगा। वो भी एक वायर के अलावा उसमें क्या है, लगा है, जो कि रेसिस्टेंस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। आगे हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ेंगे लोग। ये क्लियर हो गया। सिंबल हम नहीं बता रहे हैं, सिंबल आप लोग को भी बुक में मिल जाएगा, सिंबल याद कर लीजिएगा लोग। सिंबल भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। तो बहुत सारा रेसिस्टेंस का, रेसिस्टर होता है, वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सारे का सिंबल हम लोग को क्या करना है, ध्यान। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, तो वो सारा आप लोग बुक से देख लीजिएगा लोग, वो उसमें कुछ बहुत ये नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला टॉपिक देखा जाए, इसको मिटा देते हैं। कोशिश किए हैं आप लोग को भी, यूट्यूब फैमिली, जो भी यूट्यूब से हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, कि आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो ये वीडियो, और कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना सक्सेस होते हैं। अच्छा तो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए भी मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम आप लोग को भी चाहेंगे कि हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं या जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उन लोग को भी इसका बेनिफिट मिले। बस मेरा मोटो यही है कि जैसे मेरे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उन लोग को जैसे बेनिफिट हो रहा है, उस तरह से आप लोग को भी कुछ बेनिफिट हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं लोग कि क्या है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं लोग क्या, ओम्स लॉ। अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा क्या, ओम्स लॉ। अब रोड पे घर है, क्या कहें, गाड़ी हमेशा आते जाते रहती है, अब डिस्टर्ब होता है। लेकिन अब रात के टाइम में फिर यही होता है कि रात के टाइम में शूट करेंगे तो फिर थोड़ा सा साइलेंट रहता है। लेकिन दिन के टाइम में अभी लोग को पढ़ा रहे हैं, तो अब रोड के बगल में घर है,
तो गाड़ी आते जाते रहती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन अब क्या करें। ओम्स लॉ के बारे में बताओ लोग, कुछ पता है? पता था? हाँ, ओमेगा। देखो ओम्स लॉ ये बहुत बताता है ना हम लोग को, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, ये बोलता है क्या, एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे। डिफिनीशन तुम लोग अपना बुक से लिखते रहना लो। मेन हम लोग का मोटो है कि जो टॉपिक है वो यहाँ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओम्स लॉ यही बोलता है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। किसके, करंट के। एकदम आसान भाषा में समझ लो कि ओम्स लॉ ये बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो नॉर्मल सी बात है करंट भी उस सर्किट में क्या होगा, फ्लो करेगा ही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे प्रोवाइड किया जाएगा चार्ज पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स मेनली सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जैसे वो फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या होगा, जनरेट होगा। तो ओम्स लॉ यही बोलता है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है इस तरह से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ इस मतलब इस टाइप का। हाँ, इसका किस चीज़ का सिंबल है, डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है राज? एक दूसरे के साथ इक्वल। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कब बढ़ेगा तो जो करंट है वो घटेगा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली सर डायरेक्टली इक्वल होगा, इक्वल करंट वोल्टेज बढ़। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर लेफ्ट साइड का चीज, लेफ्ट साइड का क्वांटिटी अगर बढ़े तो राइट साइड भी बढ़ेगा, लेफ्ट साइड घटे तो या लेफ्ट राइट साइड घटे तो लेफ्ट भी घटेगा। यही होता है तुम्हारा किस चीज़ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और वो जो तुम बोल रहे हो कि एक बढ़ेगा एक घटेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और जो करंट है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग किसके द्वारा पता चलता है, ओम्स लॉ। क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। अब यहाँ बात आता है क्या कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ ध्यान दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए ना जो इस सिंबल को क्या कर सके। तो वहीं से उसी कांस्टेंट को हम लोग लाते हैं V इक्वल टू आई आर, और यही R यहाँ से आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी अलग चीज़ है, रेसिस्टिविटी अभी आगे पढ़ना है। ये क्या आ गया, रेसिस्टेंस। यानी फाइनली जो हम लोग का फॉर्मूला हुआ V इक्वल टू, बता रहे हैं V इक्वल टू क्या आ गया, आई आर। क्या आया, R जो है यही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। अब ओम्स लॉ तो मेन समझ में आ गया क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जो R है, रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। लो ध्यान से सुनो लो, रेसिस्टेंस पता है किसी को? देखो रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? अब जैसे हम लोग जमीन पे पैर चल रहे हैं लोग, तो जमीन जो अर्थ है हम लोग को क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है, तो वो एक तरह का रेसिस्टेंस है। वो हमारी स्पीड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर। लेकिन वो रेसिस्टेंस जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर वो रेसिस्टेंस नहीं लगाया तो हम लोग गिर जाएंगे। बाइक पे चलते हैं लोग, तो हवा अगर अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है तो वो हम लोग को अपोज करेगा हमारी स्पीड को। वो क्या है, एक तरह का रेसिस्टेंस है, रुकावट। तो वैसे ही जैसे तुम लोग के पढ़ाई में क्या रेसिस्टेंस है, मोबाइल, दिन भर इंस्टाग्राम रील, तो वो एक तरह का रेसिस्टेंस ही हुआ ना तुम लोग के पढ़ाई के लिए। क्या राज बताने बोल नहीं रहे हो कुछ? रेसिस्टेंस नहीं है, दिन भर तो रात में 12 बजे तक ऑनलाइन रहते हो, इंस्टाग्राम रील। एडिक्शन छोड़ो, क्योंकि पढ़ाई अब तो तुम लोग क्लास में आ गए हो, नहीं होगा तो वो सब चीज़ है, कभी हो गया 10 मिनट देख लिए। ये नहीं कि दिन भर तुम लोग का जो एडिक्शन हो गया है, ये उंगली भी टेढ़ा होगा, दिमाग भी। ठीक है, वो लगे रहो, लोगों को पता चलेगा कि इंस्टाग्राम ही चलाते रह गए, आगे गड़बड़। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस का मतलब समझ में आया, रुकावट। तो अब जब सर्किट में करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो करंट क्या होता है, जनरेट होता है। जब चार्ज फ्लो होगा ना, तो वहाँ भी रेसिस्टेंस क्या होता है, क्रिएट होता है। मतलब उसका जो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक सर्किट है, मान लो वायर है, खींचेगा, वो हुआ। और प्लस एक एटम तो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो रास्ता में बहुत सारा एटम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा ना, एटम प्रेजेंट रहेगा। या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या होगा, टकराएगा या मूव करेगा। तो जब भी जमीन पे, जैसे जमीन हम लोग को फ्रिक्शन लगाता है, उस तरह से उसका जो सरफेस है जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, वो भी उसको क्या करेगा, कुछ ना कुछ
अपोज करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल में कुछ रेसिस्टेंस मतलब कुछ रुकावट क्या होता है उस सर्किट के द्वारा ऑफर किया जाता है, लगाया जाता है। वो रुकावट कैसे हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ जाके एटम अगर रास्ता में आएगा तो वो रुकावट बनेगा, प्लस मूव करेगा तो नॉर्मल से बात एक दूसरे से टकराएगा तो वो भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यही जब फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस ऑफर होता है सर्किट के द्वारा, वही क्या कहलाता है रेसिस्टेंस, यानी जो रुकावट, उसके मूवमेंट में जो बाधक है वही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया रेसिस्टेंस के नहीं है, बोले थे ना रेसिस्टेंस क्या होता है, क्लियर हुआ कि जब सर्किट में चार्ज पार्टिकल क्या होता है, फ्लो करता है, तो सर्किट के अंदर ही कुछ एटम्स या अलग दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है, उससे जब वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टकराएगा, तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो यही प्रॉपर्टी उस सर्किट का क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, अब जितना अच्छा गुड कंडक्टर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा। जितना अच्छा गुड कंडक्टर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, तो रेसिस्टेंस समझ में आ गया। और नॉर्मल टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ ये किसके रूप में लिए हैं लोग, किसके रूप में लिए हैं, कांस्टेंट के रूप में लिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग को एक क्यों ना कोई कांस्टेंट क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। जैसे फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के, एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जो क्या हो जाता है, मास। यानी किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ जैसे कांस्टेंट लिए लोग, वैसे ही यहाँ हम लोग कांस्टेंट क्या ले रहे हैं लोग, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस लेकिन चेंज होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन या फिजिकल कंडीशन अगर है, जैसे टेम्परेचर हो गया या अदर फिजिकल कंडीशन, उसको अगर हम लोग क्या रखे लोग, मेंटेन रखे लोग, तो रेसिस्टेंस चेंज। आगे हम लोग का टॉपिक ये भी है कि रेसिस्टेंस किस चीज़ फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो हम लोग देखेंगे लोग। लेकिन मान लो कोई एक नॉर्मल कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक का, ए से लेके बी तक का वायर है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स है, इसका लेंथ क्या है, फिक्स है, बाकी अदर जो फिजिकल कंडीशन हुआ, टेम्परेचर, ये सारा चीज़ क्या है, फिक्स है, तो इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसका रेसिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। समझ में आया, कोई दिक्कत। फाइनली जो हम लोग का तो ओम्स लॉ क्लियर हो गया। लेकिन अब ये ओम्स लॉ हर एक कंडक्टर में फॉलो नहीं करता है, कुछ कंडक्टर में करता है। तो जिसमें ये करता है ओम्स लॉ फॉलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं लोग, गाड़ी जा रही, बहुत डिस्टर्बेंस है, इतना गाड़ी जाता है आता है, क्या करोगे। मान लो कि रोड पे, हाँ मेरा आवाज़ नहीं जा रहा होगा, हाँ तब क्या करोगे। मान लो अब जा रहा है तो रोड के बगल में घर है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि आवाज़ को कम किया जा सके। चलो ठीक है, तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओहमिक कंडक्टर। जो नहीं करेगा वो नॉन ओहमिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। V इक्वल टू, अब R अगर निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। चलो अब यहाँ ध्यान देना है क्या कि V का तो यूनिट क्या है, V को किस यूनिट में मेजर करते हैं, वोल्ट में। V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअल में वोल्ट से, करंट को एम्पियर। तो वैसे ही रेसिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं लोग, नहीं वोल्ट में। ऐसे तो तुम्हारा हुआ यहाँ से वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसके लिए एक और स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको बोलते हैं लोग ओम। किस यूनिट में मेजर करते हैं लोग, ओम, जिसका सिंबल होता है ये। समझ में आया, ओमेगा इसको बोलते हैं सिंबल को। तो रेसिस्टेंस समझ में आ गया कि नहीं आया, रेसिस्टेंस क्लियर हो गया, जिसका यूनिट क्या है, ओम है, और जिसका सिंबल हो गया ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप लोग भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। तुम लोग इसको उतार लो जल्दी से। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा चैनल को, क्योंकि काफ़ी सेटअप करके बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, धीरे धीरे करते करते मतलब ऐसे रेगुलर नहीं हो पा रहा था। मतलब सोचते थे कि रोज़ डालें कोई ना कोई टॉपिक, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो लास्टली यही डिसाइड किए कि जैसे अपने जो क्लास के स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं तो उन लोगों के साथ ही में वीडियो क्या कर लेंगे, शूट कर लेंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग खुद एडजस्ट कर जाएंगे
और बाकी आप लोग के लिए भी वीडियो, आप लोग के लिए भी ठीक रहेगा, रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते रहेगा। नोट्स भी दिया जाएगा, नोट्स भी मिलेगा टेलीग्राम पे। थोड़ा धीरे धीरे होने दो, थोड़ा अभी 2-4-5 वीडियो आ जाने दो, थोड़ा हम लोग को एडजस्ट हो जाने दो, क्योंकि इसके पहले जो भी हम वीडियो शूट करते थे अकेले करते थे, कोई नहीं रहता था, अकेले रात के टाइम में किए। अब थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये है। अब अगर तुमको एक चीज डिफाइन करना है कि अगर तुम लोग से पूछा जाए कि डिफाइन, यही सब क्वेश्चन आता है जनरली, 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन करो, कैसे करोगे लोग? 1 ओम तो रेसिस्टेंस हो गया, तो कैसे डिफाइन करोगे 1 ओम को? बोलो। है यार, देखो ध्यान दो, यहाँ रेसिस्टेंस किसके इक्वल है? V बाई आई के। किसके इक्वल है? V और I के। अब अगर वोल्टेज कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, कितना हो जाए, और करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर, कितना हो जाए, तो जो रेसिस्टेंस आएगा वो 1 ओम के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर हमको डिफाइन करना है 1 ओम तो क्या कहेंगे कि व्हेन, जब सर्किट में 1 ओम का क्या 1 एम्पियर का करंट क्या हो, पास हो, कितने का एम्पियर का, 1 एम्पियर का, और उस सर्किट में वोल्टेज उसका कितना हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि तब उस सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। 1 ओम डिफाइन कर सकते हो? अरे जब सर्किट में, अरे रेसिस्टेंस की क्या हुआ, V बाई आई हुआ। अब V अगर 1 वोल्ट हो जाए, करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो 1 ओम हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? कि दिक्कत है तो बोलो लोग। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास मतलब पढ़ा रहे हैं इसमें तो कोई ये हो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला हम लोग जो टॉपिक पर, रेसिस्टेंस समझ में आ गया कोई यहाँ? हाँ चलो, अगला जो टॉपिक हम लोग का है, हम बोले हैं तुमसे कि नॉर्मल कंडीशन पे रेसिस्टेंस चेंज तभी तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था, हम लोग यहाँ कांस्टेंट की जगह पे ले रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए। लेकिन रेसिस्टेंस अगर हम लोग कुछ फैक्टर पे क्या होता है, डिपेंड होता है, किस किस फैक्टर पे होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लेना लोग, ठीक है? ये नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है तो पूछ नहीं सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल तुम लोग का जैसे क्लास चलता है वैसे चल रहा है। बस यही बेनिफिट है कि तुम लोग के साथ यूट्यूब फैमिली भी हम लोग का क्या हो गया है, इसके साथ जुड़ा रहेगा। जो यूट्यूब का फैमिली हुआ, यूट्यूब से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए भी बेनिफिशियल काम आएगा। थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम है तो उसके लिए अब क्या, हम सॉरी आप लोग से बोल रहे हैं, क्योंकि अब घर के बगल में रोड है, अब गाड़ी हमेशा आते जाते रहती है, अब गाड़ी को रोक नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा तो नॉइज़ का प्रॉब्लम है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आवाज़ आप लोग को सुनाई दे। चलो, तो अब यहाँ ध्यान देना है क्या हम लोग का, कि रेसिस्टेंस जो है, यहाँ ध्यान से सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? यानी कि पहला पॉइंट एकदम अच्छे से समझो लो, ये वायर है सेम मटेरियल का, और ये ये भी मटेरियल क्या है, सेम है। अगर इसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है, और इसका लेंथ क्या है, लेकिन दोनों का मटेरियल क्या है, मान लो दोनों कॉपर का वायर है, ठीक है? तो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? 3 वाले का। मतलब अगर लेंथ क्या हुआ, बढ़ा सर्किट का या वायर का, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना था, अब यहाँ से, तो नॉर्मल सी बात है, रास्ता में रुकावट थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो होता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर का है उसके लेंथ से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोई दिक्कत। दूसरा जो होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब यहाँ नीचे आ गया तो इसको हम लोग डायरेक्टली ना बोल के डायरेक्टली 1/a बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अब a यहाँ क्या होता है पता है, किस चीज़ का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं? अरे जिस, मान लो ये वायर है, आपस में अटैच किया जाता है? नहीं, अटैच नहीं किया जाता, ऐसे वायर है मान लो, तो वायर के अंदर का जो एरिया हुआ ना, जिस एरिया के को कांटेक्ट करके वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है।
और इस मान लो ये वायर होगा, वायर सर्कुलर होता है ना, तो अंदर के एरिया को कांटेक्ट करते हुए क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो अंदर का जो इसका एरिया हुआ वही क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे नहीं आया, अरे मान लो सीखने के लिए ना तुम लोग आए हो, लेकिन हाँ ये चीज़ देखना कि जो चीज़ बता रहे हैं उसको दिमाग में रखना है। ये नहीं कि आज गए फिर कॉपी रख दिए, फिर अगले दिन जैसे आते हैं रात भर इंस्टाग्राम चला, मॉर्निंग आके जिम चले गए, जिम से आके फिर पढ़ाई, तो पढ़ाई होना चाहिए, मेन वो चीज़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। और आप लोग से भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी मेन सारा चीज़ कीजिए, लाइफ में हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के नहीं। पहला एम आप करना चाहिए कि हाँ मेरा जो टारगेट है पढ़ाई वो हो, वो अगर सही रहेगा तो बाकी सारा चीज़ मेकअप हो जाएगा। कि वो अगर गड़बड़ है, बाकी जगह आप लोग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो पढ़ाई को मेन मतलब सीरियस होकर करना है। ठीक है, तो ये एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना मोटा वायर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा। मोटा मतलब जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ ध्यान दे रहे, समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। या डायरेक्टली बोलोगे तो 1/A बोलोगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे तो डायरेक्ट एरिया बोलोगे, क्योंकि एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझ में आ गया, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम ये लिख सकते हैं कि R इज, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब हमको फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। बिना कांस्टेंट लाए तो हटेगा। जैसे इसके पहले वाले केस में किसको लाए थे कांस्टेंट, R को रेसिस्टेंस को, यहाँ भी एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा ना। वही कांस्टेंट आता है क्या, R इज इक्वल टू रो L/A। ये क्या कहलाता है, रेसिस्टिव। शुरू में तुम बोले थे ना कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी। यही जो रो हो जाता है, इसको हम बोलते क्या है, रो, RHO। इस सिंबल का नाम क्या है, रो। जो मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो जाता है, रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, ये भी किसका प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर का, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फाइनली हम लोग का फॉर्मूला जो आ गया, रेसिस्टेंस बराबर रो L/A। स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। हाँ, उसका सिंबल, ये सिंबल को रो पढ़ते हैं। जैसे इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं लोग, ओमेगा। हाँ नहीं, कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। तो फाइनली रेसिस्टेंस समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड होता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली होता है। और फाइनली जो R होता है वो रो L/A। रो जो होता है वो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। कोई दिक्कत। अब इस रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा बताओ तो, यूनिट देखो यहाँ बता रहे हैं रेसिस्टिविटी बराबर अब क्या लिख सकते हैं बताओ लोग तो इधर, अरे इधर ऐसे लिख रहे हैं into meter square by meter। हाँ R into A by थोड़ा ये पी, हाँ पी के टाइप होता है रेसिस्टिविटी बराबर हम लिख सकते हैं RA/L। RA/L, A कहाँ चला जाएगा ऊपर, L कहाँ आ जाएगा नीचे, RA/L लिख सकते हैं। अब R का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। ओम मीटर हो गया किसका यूनिट, रेसिस्टिविटी का। कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका यूनिट हाँ ओम मीटर हो जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में ओम मीटर हो गया तुम्हारा, क्लियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। रेसिस्टिविटी भी समझ में आ गया क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। फाइनली R L/A पे डिपेंड हुआ है। फाइनली हम लोग का R इक्वल टू रो L/A फॉर्मूला आ गया। इसको उतार लो लोग, तो देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है।
अलग अलग मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो मिटा दें इसको। क्वेश्चन हम लोग जैसे अभी टॉपिक सारा क्लियर कर रहे हैं लोग, जब लास्ट में टॉपिक हो जाएगा तो उसका हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया जाएगा, जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा हम लोग कर लिया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ तुम लोग को और बताते हैं हम कि जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। एक्चुअल में हम लोग जब इक्वेशन में टेम्परेचर नहीं लेते हैं लोग, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, इसका कारण बताओ। हीट होता होगा तो उसका जितना डिस्टर्बेंस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स तेजी से फ्लो होगा, तो आपस में टकराएगा भी तो बहुत तेजी से। जितना तेजी से टकराएगा उतना रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। हाँ, नेचर वही रेसिस्टिविटी फाइनली आ गया कि उसका रेसिस्टिविटी क्या है। रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का नॉर्मली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है जल्दी। कंडक्टर हो गया यहाँ तक। अगला लिखा है कंडक्टर। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, वैसा मटेरियल जो बहुत कम मात्रा में क्या हो, रेसिस्टेंस ऑफर करे, उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। उसके बाद है तुम्हारा क्या, कंडक्टर के बाद रेसिस्टर। रेसिस्टर किसको बोलते हैं, द मटेरियल विच ऑफर वेरी हाई रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू द कंडक्टर आर कॉल्ड रेसिस्टर। रेसिस्टर किसको बोलेंगे, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, रेसिस्टर। क्या बोलते हैं लोग, कंडक्टर। समझ में आ गया। जो लेस अमाउंट में रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे वो कंडक्टर होगा। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, फ्लो करेगा। रेसिस्टर समझ में आ गया, वैसा मटेरियल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रेसिस्टेंस क्या करे, रेसिस्टेंस होगा उसका आयरन का। नहीं, ऐसा नहीं है। आयरन तो देखो सबसे अच्छा तुम्हारा आयरन कंडक्टर है, तो ऐसे तो एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी है। जिसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा, उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो लोग, इंसुलेटर किसको बोलेंगे लोग, हाँ इंसुलेटर जिसमें करंट पास ही नहीं हो, जिसका रेसिस्टेंस, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होता। इंसुलेटर मटेरियल विच हैव इन्फिनिटली हाई रेसिस्टेंस, और जिसका रेसिस्टेंस क्या हो, बहुत हाई हो, जिसमें करंट क्या होगा, पासिंग ना हो, उसको क्या कहेंगे लोग, इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर, रेसिस्टर, इंसुलेटर में अंतर समझ में आ गया। कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो, जिसमें पास हो जाए, मतलब चार्ज आसानी से फ्लो कर जाए। रेसिस्टर चार्ज तो फ्लो करे लेकिन रेसिस्टेंस बहुत हाई हो। इंसुलेटर जिसमें रेसिस्टेंस इतना हाई हो कि करंट उसमें प्रोड्यूस ही नहीं होता, उसको इंसुलेटर। प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत। रेसिस्टर को, रेसिस्टेंस जो भी रेसिस्टर हुआ ना, रेसिस्टर समझ में आ गया, वैसा मटेरियल जो हाई अमाउंट में रेसिस्टेंस क्या करे, प्रोवाइड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, रेसिस्टर। अब रेसिस्टर को सर्किट में दो तरीके से लगाते हैं, कौन कौन सा, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, क्योंकि अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है रेसिस्टेंस को सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं और पैरेलल इन रेसिस्टेंस। दो टॉपिक होता है, रेसिस्टर को सीरीज में लगाया जाता है और पैरेलल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही हम लोग का है, तो हम लोग उससे पहले दो क्वेश्चन यहाँ क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम लोग देखो यहाँ ध्यान से, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा पहले अपने से बनाने का, कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है, एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 0.025 सेंटीमीटर, और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इज फाउंड टू बी 1.50 ओम। अब यहाँ से ये क्या है बताओ तो, 1.50 ओम क्या बता रहा है, वो सर्किट का क्या बता रहा है, रेसिस्टेंस बता रहा है। ओम यूनिट किसका होता है, रेसिस्टेंस का।
तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब यहाँ एक वर्ड तुम लोग को मिल रहा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? मतलब वो रेसिस्टिविटी को। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी भी तुमसे पूछ सकता है या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दोनों का मतलब क्या होता है? रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहो या फिर उसको रेसिस्टिविटी कहो, दो भी बोल सकते हैं। तो इसका कैलकुलेट करो लोग, रेसिस्टिविटी क्या होगा जल्दी से। आप लोग भी इसको कैलकुलेट कीजिए कि इसका स्पेसिफिक मतलब रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होगा। हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? R इजकल टू रो L बाई ए। हमको ये निकालना है, रो बराबर क्या हो जाएगा? RA बाई L। R पता है, A पता है, L पता है, रेसिस्टिविटी निकालो लोग, कैलकुलेट करो जल्दी से। फर्स्ट क्या होगा तेजी से? R कितना दिया है? 1.50 ओम, ठीक है 1.50 इनटू एरिया कितना दिया है? एरिया सर दिया है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली जो हम लोग का इसका यूनिट होता है ओम मीटर, रेसिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर। लास्ट में हम उसको मीटर में क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। और तुम्हारा लेंथ कितना दिया है? लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? 0.9375 इसको गुना करके 40 से डिवाइड किए हो? 0.009375 छोड़ो 93 क्या आएगा? ओम। ओम क्या आएगा? मीटर मीटर कहाँ? सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये भी सेंटीमीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है रेसिस्टिविटी का वो क्या होता है? मीटर होता है। तो अब हम लोग करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा? 0.00। अब बताओ तो अदर्स, मीटर में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना होगा? यहाँ ये देख लिए लोग, समझ में आ गया? इतना ओम सेंटीमीटर आया। अब चूंकि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो अब हमको इसमें 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा बताओ? 0.000093 ओम मीटर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी हो जाएगा। किसका? इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखो तो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी 6 वोल्ट का बैटरी है और ईच कूलम मतलब एक कूलम का चार्ज है, तो उसको कितना एनर्जी क्या होगा? दिया जाएगा, ताकि वो सर्किट में क्या हो सके? फ्लो हो सके। तो एनर्जी निकालना है सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन बनाओ लोग जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन समझे लोग क्या है? हाउ मच एनर्जी, यानी कितना एनर्जी निकालना है। एनर्जी कहो या फिर वर्क डन कहो। तो V बराबर क्या होता है? I और एक W बाई Q। यहाँ तो हम लोग को वर्क डन निकालना है, तो वो वाला रिलेशन निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Q कितना दिया है? चार्ज ईच कूलम मतलब एक कूलम। और तुम्हारा V कितना दिया है? W नहीं निकल जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा? VQ, यानी 1 × 6, यानी 6 क्या? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। तो यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? 6 जूल। हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये नहीं आया समझ में? आ गया। हाँ ठीक है। V इक्वल टू W बाई Q। Q दिया है एक कूलम, ईच कूलम मतलब एक कूलम हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट का। तो वर्क डन हो जाएगा VQ 1 × 6, यानी कि 6 जूल का क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम होगा उस चार्ज को क्या करने में? मूव करने में। कोई दिक्कत? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है, यानी हाई से लो की तरफ। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा वो तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, फिर उससे नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अगला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे लोग? रेसिस्टेंस का
कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ठीक है। उसके लिए आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्या है बोलो, नहीं अभी रहने दो, 2 क्वेश्चन फिर ये होगा टाइम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग सीरीज का रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करेंगे देखेंगे, और पावर और भी आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का उसको कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।